Hello guys, I welcome you all back to the channel Talks with Sanya. So this video is just a reminder for you all जो लोग फॉर्म भर चुके हैं या फॉर्म भरने वाले हैं कि जब भी आप लोग फॉर्म भर रहे हो, मैं देख रही हूँ कि इस बार का क्राउड जो है बड़ा ज़्यादा ओवर एक्साइटेड है कि एडमिशन्स के बारे में। तो आपको रहना चाहिए एक्साइटेड, बट ओवर एक्साइटमेंट में हम कुछ गलतियां ना कर बैठें, उसके लिए ये वीडियो है। बेशक ये वीडियो 2x पर सुन लेना, बट सुन ज़रूर लेना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना कि कुछ ऐसी बातें हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि हम लोगों को फॉलो करनी चाहिए। और अगर ये 10 मिनट की वीडियो के अंदर आपका सारे डाउट्स क्लियर होने की कैपेबिलिटी है इसके अंदर, क्योंकि हम लोग ऑफ्टन पढ़ते ही नहीं है कि क्या क्या जो है यहाँ पर बातें लिखी हुई हैं और वही हमारे डाउट्स हो जाते हैं और वही हम बार बार पूछते रहते हैं। अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं, 90% ऑफ द डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, क्या क्या बातें हैं, कैसे कैसे हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुने और सारी इंस्ट्रक्शंस मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाने वाली हूँ कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। स्टेप 1 से हम लोग ये देखो, सबसे पहले तो न्यू एप्लीकेंट में ही इन्होंने गैप ईयर वाले बच्चों की बात कर दी कि जो गैप ईयर वाले लोग हैं उनको ये लोग डेफिनेटली कैसे ट्रीट करेंगे, न्यू स्टूडेंट की तरह ट्रीट करेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को अपना गैप ईयर सर्टिफिकेट वगैरह रिक्वायर्ड की। ओके, स्टेप 1 पे आओ कि रजिस्टर कैसे करना है। रजिस्टर अभी तक मैं जानती हूँ सबने कर लिया है। सबसे पहले ई प्रवेश पर क्लिक करोगे, डेफिनेटली यू नो दिस थिंग, ई प्रवेश पर क्लिक। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, साइन अप कर लेना है और वेबसाइट पर एप्लीकेंट की ईमेल आईडी, जो कि प्योर ईमेल आईडी होनी चाहिए आपकी, जहाँ पर आप अपने सारे मैसेजेस चेक करो। एप्लीकेंट का पर्सनल अपना मोबाइल नंबर लगाना है, जो कि फ़र्दर चेंज नहीं होता है, व्हाट्सएप नंबर होना चाहिए। और उसके बाद एप्लीकेंट का नेम, जो कि आपकी 10th क्लास की मार्कशीट के अंदर लिखा हो, ऐसा नाम आप लोगों को लिखवाना है। अगर आप लोग गलती कर देते हैं तो नाम बहुत दिक्कत आएगी, अगर फ्यूचर में आपको अब्रॉड आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ेगा तो सेम नाम आप लोगों को लिखना है। ओके, ध्यान से, अभी भी चेंज हो सकता है, करना चाहो तो एडिट करके, बाद में नहीं होगा। मोबाइल नंबर ऑफ़ द एप्लीकेंट जो होना चाहिए वो उसकी लॉगिन आईडी बन जाएगा और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मैसेजेस पर शो कर दिया जाएगा और स्क्रीन पर भी, जो कि आपको एंड तक संभाल के रखना है। ठीक है, एसएमएस संभाल के रखना, डीएचसी की तरफ से जितने भी मैसेजेस आए सबको संभाल कर रखना और स्क्रीन पर इमीडिएटली आपको रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। उसके बाद 4th पॉइंट पर चलते हैं कि आप अपना डिज़ायर्ड पासवर्ड बदलना चाहो तो बदल सकते हो, वैसे मत बदलना, भूल जाते हैं तो दिक्कत ही होती है एंड में। एप्लीकेशन जो एप्लीकेंट है वो लॉगिन करेगा, उसके बाद अपना रजिस्टर करने के बाद अपना लॉगिन आईडी यानी कि फ़ोन नंबर और पासवर्ड जो भेजा होगा उसको, और आप फ्यूचर में भी इसी नंबर और इसी पासवर्ड से इस वेबसाइट पर विज़िट कर पाओगे। उसके बाद 85 रुपीज़ पे ऑफ करने हैं। वैसे ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को करके भी दिखाई हैं, तो वहाँ से भी आप लोग पता कर सकते हो। ओके, उसके बाद 85 के बाद इन्होंने साफ साफ लिखा है, जब जो ट्रांजैक्शन नंबर जनरेट होगा, अगर रजिस्ट्रेशन उसी टाइम कंफर्म नहीं हुआ है देन आपको 30 मिनट्स के बाद जो है फिर से ट्राई करना है। मतलब 30 मिनट्स का वेट तो डेफिनेटली है ही है, साथ साथ बार बार नहीं करना। पेमेंट वेरिफिकेशन मैक्सिमम 24 घंटे लेती है, तो 85 रुपीज़ पे करके भूल जाना, 24 घंटे बाद याद करना कि हम लोगों को तो एक फॉर्म भी भरना था। 8 पॉइंट की तरफ अगर मैं फिर से मूव ऑन करूँ, 8 पॉइंट मुझे कह रहा है कि अगर आप मल्टीपल कोर्सेज भरना चाहते हैं तो आपको अलग अलग पैसा भरने की ज़रूरत नहीं है, ये अच्छी सस्ता ऑप्शन है, एक ही फॉर्म में काम बन जाएगा। एप्लीकेंट कैन अप्लाई फॉर मल्टीपल कोर्सेज या कॉलेजेस सेम यूज़र आईडी और पासवर्ड के साथ, अलग अलग हर जगह हर उस पर लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टैंड। और क्या कहते हैं, लेकिन आपका हर अलग अलग कॉलेज पे जाकर सेम आईडी पासवर्ड का काम हो जाएगा। जब आपने रजिस्टर कर लिया तो अब सेंट्रलाइज का तो देखो सिस्टम आसान है, नॉन सेंट्रलाइज का थोड़ा डिफिकल्ट होता है। नॉन सेंट्रलाइज वाले बच्चों को क्या करना है, जब सक्सेसफुल लॉगिन कर लो तो एप्लीकेंट के पास 2 ऑप्शन होंगे, न्यू स्टूडेंट, और हम लोग न्यू स्टूडेंट हैं तो हम न्यू स्टूडेंट पर जो है क्लिक कर देंगे। हमको एक बड़ा आसान सा काम कर लेना है, हमको डिग्री कॉलेज या फिर प्रोफेशनल कॉलेज का ऑप्शन जो भी है आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन जो है वो सेंट्रलाइज या नॉन सेंट्रलाइज, जो भी आप लोगों को पसंद होगा कोर्स, वो जिसके अंदर आपका कोर्स लाई कर रहा है वो वाला चूज़ कर लेना है।
इंस्ट्रक्शन पेज आप लोगों को डिस्प्ले कर दिया जाएगा, नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर लेना। फिर बता रही हूँ ये सारी बातें मैंने आपको फॉर्म के साथ साथ भी बताई हैं। अगर आप पिक्टोरियल फॉर्म में देखना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली दे रही हूँ, वहाँ से जाकर देख सकते हो। और इसके बाद कोई भी डाउट आता है तो चैनल पर डाउट सीरीज़ लाइव हैं, फिर से डाउट सीरीज़ स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आप लोग अच्छे से अच्छा डाउट भेजने की कोशिश करेंगे एंड आई थिंक कि ये सब के लिए फ्रूटफुल हो पाएगा। उसके बाद 7th पॉइंट पर चलते हैं, जो कि हमें कहता है दैट इज़ एप्लीकेशन फॉर्म विल बी डिस्प्लेड टू द एप्लीकेंट। एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखाई देगा, उसके अंदर आपको सारी की सारी चीज़ें बता देनी है। यहाँ पे बात आती है हमारे यूटी पूल की। हम लोग हमेशा पूछते हैं यार यूटी पूल कौन है, नॉन यूटी पूल कौन है। एप्लीकेंट्स जिन्होंने 10+2+2 जो है वो चंडीगढ़ से करी है, चंडीगढ़ के स्कूल से करी है, वो यूटी पूल के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और डिफेंस या डिफेंस वाले जो लोग हैं उन्होंने 10+2 कहाँ किसी भी कंट्री से करी है, मतलब किसी भी कंट्री से नहीं, किसी भी पार्ट ऑफ द कंट्री से करी है, तो वो भी यूटी पूल के अंदर ही आएंगे। ओके, उसके बाद ध्यान रखना इस बात का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है ये वाली भी। बाद हम फिर से 9th पॉइंट पर आते हैं, जो कि हमारा फिर से यूटी पूल और आउटसाइड यूटी पूल की बात करता है। कह रहे हैं जिन लोगों ने +2 आउटसाइड चंडीगढ़ स्कूल्स की है वो आउटसाइड यूटी वाले बच्चे होंगे, या जिन लोगों ने हमारी स्कूलिंग NIOS मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ओपन से जिन्होंने +2 की है तो वो भी आउटसाइड यूटी पूल माने जाएंगे, बेशक इनका स्कूल ओपन वाला चंडीगढ़ के अंदर ही क्यों ना हो। 10th पॉइंट जो हमारे पास आता है, 10th पॉइंट मार्क ऑन करता है कि अब आपकी जो रिज़र्व्ड कैटेगरी है तो वो उस रिज़र्वेशन पे क्लिक कर देनी है। अब यहाँ पे बात देखो बिल्कुल सही जो मैंने आप लोगों को बताई थी कि अगर अपलोड किया है जो भी आपने वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, अगर उसके अंदर एप्लीकेंट का नाम या फिर पेरेंट्स का नाम वैलिड नहीं है तो वो आपका रिजेक्ट हो सकता है। इफ़ द एप्लीकेंट ने टिक नहीं किया है मार्क्ड रिजर्व्ड कैटेगरी तो भी उसको उस कैटेगरी के अंदर एडमिशन के अंदर सीट ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। एप्लीकेंट्स जिन्होंने रिजर्वेशन सिलेक्ट नहीं करी उनको जनरल कैटेगरी ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा, राइट। 11th पॉइंट क्या कहता है, सेपरेट कॉलम्स हैं मदर और फादर्स नेम के लिए, और प्रेफरेबल है कि आप दोनों पेरेंट्स का नेम जो है मेंशन करें प्लीज़। हाउएवर इन केस एप्लीकेंट्स नहीं करना चाहता अपने मदर या फादर किसी एक का नाम, तो क्या होगा, उसको फोर्स नहीं किया जाएगा, कोई एप्लीकेशन इस बेसिस पर डिनाई नहीं होगी। आपकी मर्ज़ी है, आप अपने माता पिता का नाम बताना चाहें बता सकते हैं, ना बताना चाहें वो भी चलेगा, बाकी बता ही देना। एप्लीकेंट्स मस्ट फिल द वर्किंग ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर ऑफ द पेरेंट्स टू, क्योंकि ये ऐसा इसलिए होता है अगर आपका नंबर नहीं काम कर रहा है तो पेरेंट्स के मोबाइल नंबर तक इन्फॉर्मेशन डिलीवर की जा सके। उसके बाद जो कॉलम है हॉस्टल एकोमोडेशन, ध्यान रखना यार हॉस्टल वाले बच्चों, अगर आपने ये हॉस्टल का पॉइंट टिक नहीं किया तो आपको 1 साल हॉस्टल किसी कैटेगरी में नहीं मिलेगा जब तक तगड़ी वाली जान पहचान नहीं है तो, ठीक है ना। अगर नहीं तो आपको नहीं मिल सकता हॉस्टल, कोई कंडीशन नहीं है आपको हॉस्टल मिले अगर आपने ये पॉइंट को अनआंसर्ड छोड़ दिया। और डिफ़ॉल्ट हॉस्टल पे नो होता है, जिसको चाहिए वो येस करता है। उसके बाद आप लोग क्या कहते हैं कि एक लोकल जो बच्चा हॉस्टल के लिए अप्लाई कर रहा है इन केस उसको हॉस्टल एकोमोडेशन तभी मिलेगी जब उसके लोकल गार्डियन हों। अगर अब आप लोकल गार्डियन वाले पॉइंट को थोड़ा समझते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये हम किसी डाउट सीरीज़ के अंदर बात करेंगे, ये लंबा कंसेप्ट है, यहाँ बताने वाला नहीं है। और जो आपके लोकल गार्डियंस हैं वो चंडीगढ़ मोहाली या पंचकुला के ही होने चाहिए, अम्बाला और लुधियाना इस साइड के नहीं होंगे। उसके बाद एप्लीकेंट्स मस्ट फिल हिज या हर बैंक डिटेल्स, बैंक अकाउंट नंबर, ये आधार कार्ड नंबर, वोटर कार्ड अगर है तो ये सारी डिटेल्स उसको एक्यूरेटली फिल करनी है। अपने स्कूल का नाम भरना है, कहाँ से उन्होंने किया है अपनी +2। स्टूडेंट्स के जो थे ग्रेड्स वो फिल नहीं होंगे, मतलब A1 A2 A+, A++, ये फिल नहीं करने हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी मार्क्स और परसेंटेज ही काम आएंगी। एप्लीकेंट्स को अपनी क्या अपलोड करनी है ये आप सब लोग कर चुके हैं होंगे मेरे हिसाब से। अब मुझे अब कमेंट सेक्शन में बस इतना बता दो कि आप लोग अपना फॉर्म सबमिट किया या नहीं, तो ये तीनों चीज़ें अपनी अपलोड भी कर दी होंगी, आई होप सो। फिर एप्लीकेंट ने सिलेक्ट कर लिए होंगे कौन कौन से, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है देखो। अब ना NEP 2020 आ गई है जिसके अंदर आप लोगों को कुछ ये सब्जेक्ट्स कंपलसरी हैं। नीचे से शुरू करते हैं, सबसे पहले HCP या पंजाबी।
जिन लोगों ने 10th तक पंजाबी पढ़ी है तो वो पंजाबी चूज़ करेंगे, जिन लोगों ने नहीं पढ़ी तो वो हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब नाम का एक सब्जेक्ट होता है जो कि आपको पूरा फर्स्ट ईयर पढ़ाया जाता है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। तो तब तक आप लोगों को इसका एग्ज़ाम मैंडेटरी देना पड़ता है। ओके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, दैट इज़ एबिलिटी एनहांसमेंट। एज़ पर द ये हर एक कॉलेज अपना अपना चूज़ करवाएगा। स्किल एनहांसमेंट कोर्स, वैल्यू एडिड कोर्स, जो अब आपके फॉर्म में आ रहा है ना कि कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, तभी ये आगे आता है कि उस कोर्स कॉलेज के हिसाब से आपका सब्जेक्ट मिल पाए। ये सेक और वेक कहा जाता है इन लोगों को, ये कंसेप्ट होते हैं। ये कुछ ज़्यादा खास नहीं है, रादर इसके अंदर कंसेप्ट होते हैं लाइक वैदिक मैथ सिखाते हैं आपको, मार्केटिंग सिखाते हैं। तो ऐसे ही 1 घंटे का पेपर होता है इनका, 40 नंबर का पेपर होता है शायद। बस एज अ कंडीशन है कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी स्टार्ट की है कि बच्चों को और नॉलेज भी होनी चाहिए, तो आप लोगों को ये पढ़ा रहे हैं, इससे ज़्यादा इनका कोई लेना देना है नहीं। और हर साल आपको ये हर सेमेस्टर अलग अलग चूज़ करने पड़ेंगे। एक सेमेस्टर आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। और एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स में तो कहीं कहीं सिर्फ इंग्लिश ही है और कुछ है ही नहीं। इंग्लिश हिंदी के अंदर से आपको एक चूज़ करना होता है। और मानो मेरी बात, अगर तुम्हें थोड़ी सी भी इंग्लिश आती है तो इंग्लिश चूज़ करना, क्योंकि हम कहते ज़रूर हैं कि हिंदी बहुत आसान है, बट हिंदी इन एक्चुअल बहुत टफ़ लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा टफ़ लैंग्वेज, जहाँ पे हमारी सिट्टी बिट्टी गुल ऊपर से जाती है सिर के, इतनी टफ़ लैंग्वेज है। क्योंकि हमने एक्चुअल हिंदी है क्या वो हमने आज तक पढ़ी ही नहीं है। जब आपको पढ़ाई जाएगी ना फिर नानी याद आ जाएगी, इसलिए इंग्लिश चूज़ करना। 1 सेट ऑफ स्कैन्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सब लिखे हैं, PDF फॉर्म में होने चाहिए सारे आप लोगों को, ये मार्क्ड हैं। और सेल्फ अटेस्टेड का इस बार इन्होंने कुछ लिखा नहीं है। ये देखो कि गैप ईयर सर्टिफिकेट अगर आप लगा रहे हो तो जो स्पेसिमेन है वहाँ पर आप लोग ऑनलाइन जॉइंट प्रोस्पेक्टस में जो स्पेसिमेन है उसके हिसाब से होना चाहिए। उसके बाद आता है इक्विवेलेंट सर्टिफिकेशन, ये तो कुछ नहीं है। अगर स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट्स है वो चंडीगढ़ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से इशूड होना चाहिए, बोथ यूटी पूल हो या फिर जनरल एप्लीकेंट्स का पूल हो। मतलब कि स्पोर्ट्स कोटा में वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने चंडीगढ़ के अंदर आकर कभी गेम्स खेली हैं, अदरवाइज़ आप लोग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने करेक्टर सर्टिफिकेट लिखा है, इंस्टीट्यूशन जहाँ से आपने लास्ट किया है। और ये कुछ नहीं है यार, स्पेसिमेन एज अ जॉइंट प्रोस्पेक्टस कोई भी लग जाता होता है, बस कहने की बात है जॉइंट प्रोस्पेक्टस। उसके बाद रिजर्व्ड कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपोनेंट अथॉरिटी, ये सारी चीज़ें तुम्हारे पास होनी चाहिए। नीचे पढ़ते हैं अब हम इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के अंदर वही सेम बातें लिखी हैं, एक बार फिर से तुम्हें रीड आउट करा देती हूँ कि फॉर सेंट्रलाइज कोर्स एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स को प्रेफर करना है, सबमिट करनी पड़ेगी प्रेफरेंस ऑफ कॉलेजेस। एंड में प्रेफरेंस करते हो ना, जो तुम मांग रहे हो बीकॉम की प्रेफरेंस जल्दी लाऊंगी, अभी बहुत दिन फॉर्म खुले हैं, आराम से देख लेना। बेस्ड ऑन द प्रेफरेंस आप लोगों की सीट अलॉट की जाएगी मेरिट पर। मतलब सबसे पहले आपने SD रखा, फिर DAV रखा। अगर SD के अंदर सीट फुल हो गई तो आप लोगों की मेरिट DAV में चली जाएगी। DAV में मेरिट फुल हो गई, उसके नीचे आपने GCG 11 रखा तो आपको नाम GCG 11 में मिल जाएगा, ऐसे होगा। और अगर ये पसंद नहीं है तो फिर हम सेकेंड काउंसलिंग के लिए फिर से अप्लाई कर देंगे। ओके, तो सेकेंड काउंसलिंग में हम लोगों को मिल जाएगा। बट आपने रखा ऑर्डर वाइज होना चाहिए कि मुझे पहले ये चाहिए, ये नहीं मिला तो ये नहीं मिला तो ये। ओके, उसके बाद चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ कॉलेज आफ्टर द सबमिशन इज ऑफ फॉर्म इज़ नॉट अलाउड एट एनी स्टेज। ओ माई गॉड, अब जो है क्या कह रहा है ये, जब हम सबमिट कर देंगे फॉर्म इज़ नॉट अलाउड एट एनी स्टेज, उसके बाद ये प्रेफरेंस चेंज नहीं करने देंगे। रादर पहले हम लोग प्रेफरेंस चेंज कर सकते थे, तो इस बार ही फॉर्म सबमिट इतनी जल्दी मत करना। आफ्टर फाइनल सबमिशन, ये क्या लिखा है, जब आप लोग लास्ट डे पर सबमिट कर दोगे तो मॉडिफिकेशन फिर फॉर्म में नहीं हो पाएगी, एडिट का ऑप्शन वहाँ से हट जाएगा। फिर लिख रहे हैं ये एट द टाइम ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द फॉर्म, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी निकल कर आती है किसी भी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट से अपलोडेड, तो आप लोगों को आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज भेजा जाएगा कि ये गलती है और इसको ठीक कर लिया जाए, और आप लोग कर लेना। उसके बाद आता है कि एप्लीकेंट फॉर्म को अनलॉक कर दिया जाएगा अगर उसने and he or she will be able to upload the additional document demanded on receiving the SMS
वो कह रहा है कि आप अगर मान लो कि आपने कोई भी एससी का सर्टिफिकेट लगाया था, वो गलत अपलोड हो गया, अब आप सही लगाना चाहते हो, तो आपका फॉर्म कुछ स्पेसिफाइड टाइम के लिए अनलॉक हो जाएगा और वहाँ जाकर अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर देना। थोड़ी देर के बाद वो फिर से लॉक हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग? चलो, इसके बाद बात करते हैं हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड आफ्टर ड्यू डेट या इनकम्प्लीट इन एन रिस्पेक्ट, वो नहीं मान्यता होगी, उसमें आपका शेड्यूल में नाम नहीं आएगा। अब शेड्यूल क्या है, कितना टाइम का हमें वेट करना है, उसका लिंक भी आप लोगों को दे दूँगी डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में, वहाँ से उठा लेना, उस देख लेना मतलब कि। उसके बाद बात करते हैं कि एप्लीकेंट्स विल ओनली बी एबल टू डाउनलोड प्रोविज़नल एडमिशन फॉर्म, जब आप लोगों का अलॉटमेंट हो जाएगी कॉलेजेस की, तब आप लोग अपना फॉर्म देख सकते हैं। फिर बात आती है कि एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन मेरिट। ये तो हमको पता है, तभी तुम एडमिशन ले रहे हो, या कोई पेपर नहीं देना, मेरिट बेसिस पे ही है, जो कि तुम्हारे मार्क्स कितने हैं +2 के अंदर, उसके बेसिस पर हो जाएगी। और एप्लीकेंट विल हैव टू गिव द प्रेफरेंस ऑफ 8 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इस बार आप लोगों को देने होंगे। एक डाउट आया था जिसके अंदर मैंने कहा था 7 सब्जेक्ट्स, बट इस टाइम 8 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है, 8 सब्जेक्ट्स आपको लेने होंगे। और ये सेक वैक का मैंने आपको ऊपर समझा दिया क्या है। वेटेज के बारे में बात की है, वेटेज जो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से आपको पर सब्जेक्ट वेटेज दी जा रही है। और अगला पॉइंट है कि जब आपका गैप ईयर आता है तो 2 एफिडेविट अटैच करने हैं आपको। एप्लीकेंट्स विद गैप ईयर विल नॉट बी एडमिटेड टू एनी कॉलेज जब तक गैप इज़ एक्सप्लेन टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कन्वेन, मतलब कि जब तक आप अपना गैप ईयर अगर है और उसका सर्टिफिकेट देना कंपलसरी है, अगर नहीं है तब तक आप लोग अपना एडमिशन यहाँ पर नहीं ले सकते। देखो पहले ऐसा कुछ होता नहीं था ख़ास, आप लोग ले सकते थे एडमिशन अगर आपका गैप भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग लेते हैं, क्योंकि जो मेडिकल वाले बच्चे होते हैं वो नीट वगैरह देने के लिए गैप लेते हैं, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर अब दिक्कत आएगी। पहले कोई दिक्कत आती नहीं थी यहाँ पे ऐसी खास, है ना। तो उसके बाद हम देखो न्यू पॉइंट, स्कैंड कॉपी ऑफ द ओरिजिनल एफिडेविट भी रिक्वायर्ड होगा अटैच करने के लिए, और एप्लीकेंट जो गैप ईयर के अंदर फिल कर रहा है वो न्यू स्टूडेंट माना जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट ख़त्म होने ही वाले हैं बस ये पॉइंट्स। जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेगा एप्लीकेंट, वो सारे के सारे कंफर्म डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उनके अंदर शॉर्ट कमिंग, डेफिशिएंसी, फेक, गलती नहीं होनी चाहिए। और जो एप्लीकेंट है विल बी एबल टू चेक द स्टेटस कि उसका ऑनलाइन फॉर्म सबमिट है या नहीं है, तो ध्यान देना एंड डेट से पहले सबमिट ज़रूर हो जाना चाहिए हमारा फॉर्म। उसके बाद कोई सेपरेट कम्युनिकेशन आप लोगों को नहीं भेजा जाएगा कि आपका एडमिशन हो गया है या आपका इस शेड्यूल मतलब कि फ़ीस भरने का टाइम है तो भर दो, वो तो नहीं भेजेंगे, बट मैं आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर भेज दूँगी यूट्यूब पे, जिसके लिए आप लोगों को चैनल डेफिनेटली सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक करना पड़ेगा अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई या नहीं भी आई तो भी चलो। उसके बाद आता है दैट इज़ ऑल द एडमिटेड एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑनलाइन एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग एट द एंटी रैगिंग वेब पोर्टल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कुछ नहीं है यार, हाँ देख के बताऊंगी। वैसे ये क्या चीज़ है, कुछ नई चीज़ ऐड हुई है कि जितने भी एडमिटेड एप्लीकेंट्स हैं, ये जिन लोगों का एडमिशन हो गया है ना, ये उन लोगों को हो जाएगा, उन लोगों को सबमिट करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे एडमिशन के अंदर आगे बढ़ेंगे आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगी कि एक एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग होगी कि आप लोग वहाँ पर जाकर रैगिंग वगैरह नहीं करोगे। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने बड़े सारे रोल ले पाए हैं आके यार। सेक वैक पढ़ो, सेक वैक से बच्चे बड़े परेशान हैं, क्योंकि पिछले साल डीयू के अंदर आई ये सारी चीज़ें, जिससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फालतू के 2 पेपर एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं आप लोगों को, ठीक है, तो उनकी डेटशीट के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो क्लिक हेयर फॉर साइन इन, और हमने कल साइन इन कर लिया था अपना फॉर्म भरते टाइम, तो मैंने शेड्यूल भी डिस्कस किया है, फॉर्म भी डिस्कस किया है। एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना, नहीं मिलेगा लिंक अगर आप लोगों को तो एक बारी आप क्या कहते हैं चैनल ज़रूर चेक कर लेना, वहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। सो गो देयर, बड़ा मज़ा आएगा आप लोगों को। एक बार चैनल स्क्रॉल करके देखो, सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे, सारी डिटेल के अंदर चीज़ें मैंने आप लोगों को डेफिनेटली बताई हैं। तो मिलूँगी आप सब लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अब डाउट सीरीज़ 12 लेकर आऊँगी, एक अच्छा सा डाउट पोस्ट करो कमेंट सेक्शन में। टिल देन मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।